एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रताप पांडे और स्वागत है आप सबका पढ़ाई में डीजी पर। आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। और अक्सर जो है लोग बच्चे इसके बारे में खौफ खाए रहते हैं कि सर ये वाला चैप्टर कैसे करें। तो आइए इसको थोड़ा आसान बना देते हैं आज हम, कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आखिर में कैसे किया जाए। शुरुआत हम लोग एक पेंटिंग से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाली जो है एक पेंटिंग है। इसे फ्रेडरिक सोरू नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। और उसने जो है 4 पेंटिंग बनाई थी और वो चारों को नाम दिया था द फर्स्ट प्रिंट। उसने नाम दिया था इस पेंटिंग को, उसने क्या नाम दिया था? द फर्स्ट प्रिंट। वो भाई साहब ने जो कुछ भी इमेजिन किया कि क्या नाम है, भविष्य में दुनिया कैसे होने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें, उनकी जो इमेजिनेशन है वो जो है इस पेंटिंग में दिखती है। इसीलिए इसको हम सोर्यूज यूटोपिया भी कहते हैं। इस पेंटिंग को उसने भाई ने बनाई थी 1848 में। तो इसीलिए इस पेंटिंग को सोरूज यूटोपिया भी कहते हैं। यूटोपिया मतलब जो है एक ऐसी इमेजिनरी जगह जहाँ पे आप जो है कुछ कामना करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं कि लोग कैसे हों, बहुत ही मज़ेदार दुनिया हो, है ना। जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, एलिस इन द वंडरलैंड। ये सब क्या है? यूटोपियन जो है चीज़ें, इमेजिनेशन है। तो जो है फ्रेडरिक भी क्या करते हैं, एक यूटोपिया रचते हैं कि दुनिया जो है भविष्य में कुछ ऐसी होने वाली है, कुछ उनकी पेंटिंग की तरह। जैसे यहाँ पे जो है एक इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, लोगों की भीड़ है, एकदम लाइन से लोग आ रहे हैं, लोगों के हाथ में झंडा है ना। यहाँ पे कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो हर चीज़ का एक मतलब है उनकी इस पेंटिंग में, हर चीज़ का मतलब है। चलिए जानते हैं किस चीज़ का क्या मतलब है। तो जो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हाथ में, इस हाथ में क्या है? एक टॉर्च है, मशाल है ना। इस मशाल को क्या कहते हैं? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब लोगों के जागने का वक्त, मतलब जब लोग क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे, लोग समझदार बन जाएंगे। दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर है, मतलब जो है कुछ संविधान टाइप की कोई किताब, ऐसा कुछ जो है बुक टाइप का। उसे क्या कहा जाता था? उनके यहाँ चार्टर कहा जाता था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का। तो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब इसमें क्या है? लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं कि लोग कैसे रह सकते हैं। क्योंकि वो जो वक्त था, उस समय जो है लोग राजाओं के अधीन हुआ करते थे। और राजा लोग जानते ही हो ना, नहीं समझ में आया तो फांसी पे चढ़ा दो, मार दो, काट दो, है ना। तो इस तरीके से जो है वो लोग हुआ करते थे। तो जो है लोगों को धीरे धीरे जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर लोगों को लगा कि नहीं, हमारी भी दुनिया क्या हो सकती है? बेहतर दुनिया हो सकती है, ठीक है। यहाँ जो शैटर्ड रिमेन्स है, ये वाला एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट पहले मतलब समझ लेते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब कोई वो व्यक्ति या फिर कोई वो संस्था, है ना। इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो हम संस्था कहेंगे। कोई वो संस्था जिसके ऊपर किसी दूसरे का कोई कंट्रोल ना चले, या फिर किसी दूसरे का कोई पावर ना चले, उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। जैसे राजा लोग, मोनार्की एक कैसा सिस्टम था? अब बिल्कुल पूरी तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट था। राजा ने जो बोल दिया वही, है ना। जैसे वो बाहुबली में बोलती है, मेरा वचन ही शासन है ना। अरे वचन ही शासन है तो संविधान का क्या भाई, है ना। देश में तो संविधान भी होता है ना। तो कुछ उसी तरीके से ऐसी व्यवस्था को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे पड़ा हुआ है शैटर्ड रिमेन्स, छोटे छोटे टुकड़े में, ये पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि भविष्य में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो होंगे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इस तरीके की जो व्यवस्था है, मेरा वचन ही शासन है, ऐसी व्यवस्था भविष्य में खत्म हो जाएगी। वचन वचन कुछ नहीं रहेगा। लोग जो है एक संविधान के हिसाब से चलेंगे, एक चार्टर के हिसाब से चलेंगे। ये सोरू ने इमेजिन किया और उनकी इमेजिनेशन कहीं ना कहीं बहुत बहुत हद तक सही भी निकली, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल एज डिस्टिंक्ट नेशन, यहाँ पे जो तमाम अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, एक कुछ लोग झंडा लेके जा रहे हैं, फिर दूसरा लोग झंडा लेके जा रहे हैं, फिर तीसरा लोग झंडा लेके जा रहे हैं। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं। और इनको जो है सोरू ने रिप्रेजेंट किया कि ये अलग अलग देश हैं। क्या है? ये अलग अलग देश को सिम्बलाइज करते हैं। ऊपर जीसस क्राइस्ट भी आए हुए हैं, मज़े ले रहे हैं ऊपर से, है ना। देख रहे हैं कि क्या चल रहा है ना। जो है हमारे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो जीसस क्राइस्ट और सेंट, और यहाँ तमाम सेंट और एंजल, मतलब संत वगैरह, साधु महात्मा भी आए, एंजल सब
देवदूत भी सब तमाम आए हुए हैं ना, सब देख रहे हैं कि अरे वाह, जनता सब जो है आज़ाद हो गई है, ये तो बड़ा कमाल का काम हो गया है ना। तो ये लोग क्या सिंबलाइज करते हैं, सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारा यानी एकता, है ना, ऐसी कुछ बातों को सिंबलाइज करते हैं। अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के जो देश होंगे वो एक दूसरे से अब लड़ना बंद कर देंगे। जैसे कि आज के समय में होता है कि राजा जरा सा थोड़ा पावरफुल हुआ, जो है खजाने में थोड़ा बहुत हीरा मोती आ गया, बस उसके बाद पड़ोसी राजा के यहाँ चढ़ाई कर दो, है ना, मार दो, काट दो उसको, जो है छोड़ना नहीं है उसको। तो अब जो है वो सोरू ने इमेज किया था, फ्रेडरिक सोरू ने इमेजिन किया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एक देश दूसरे देश का दोस्त होगा, कई देशों में जो है आपसी लेन देन, व्यापार, समझौता, बहुत सारी बातें होंगी, जैसा कि आज है, सच में वैसा ही है। आप देख सकते हैं, ये हमारे देश का एक बहुत बढ़िया मित्र है रसिया, है ना। लोग मानते हैं ऐसा कि बहुत सालों से जो है ईमानदारी से हमारे देश के साथ जो है दोस्ती उसकी चली आ रही है। तो वही जो इमेजिनेशन उनमें उन्होंने, जो फ्रेडरिक ने भी दिखाया था अपनी पेंटिंग में, कि भविष्य में दुनिया में दोस्त क्या होंगे, एक दूसरे के मतलब भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। अच्छा, इस पेंटिंग में एक और ख़ास बात थी कि इसमें सबसे लीड में कौन दिखाया था, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड। वो लोग मतलब ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है इसको पार करके यहाँ आ चुके हैं। इस वाले इलाके में कौन पहुँच चुका है, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड, फॉलोड बाई फ्रांस। और उसके पीछे पीछे अभी कौन पहुँच रहा है, फ्रांस अभी पहुँचा ही है। ये देखो, ये भी फ्रांस अभी पहुँचा ही है एकदम वहाँ से, ठीक है। जिनके हाथ में रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर है, ये वाला जो देख रहे हो ये झंडा, ये ट्राई कलर है भाई, इसमें 3 रंग है। ये पेंटिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा 3 रंग है कि नहीं है इसमें 3 रंग, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो तीनों रंग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जर्मनी, फिर उसके बाद जो है फ्रांस के बाद क्या है, जर्मनी है ना, वो भी क्या है, उसका भी 3 रंग का झंडा है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है उसका, ठीक है। तो हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस समय जर्मनी एक देश के रूप में जो है यूनाइटेड देश टाइप का नहीं था। जर्मन स्पीकिंग लोग थे, पर वो एक जो है कंट्री के रूप में पूरा जो है यूनाइटेड एक कंट्री के रूप में नहीं था। पर फिर भी जो है फ्रेडरिक ने इमेजिन किया कि भविष्य में ऐसा होगा कि वो भी यूनाइटेड होंगे और वो भी एक कंट्री की तरह जो है रहेंगे। तो और फिर उसके बाद देखो, मतलब एक बढ़िया अच्छी बात थी। अच्छा, ये लोगों के हाथ में जो झंडे वंडे हैं, ये झंडे क्या थे, रेड एंड गोल्ड फ्लैग जो ये सब है ना, ये सब क्या है, सिंबल ऑफ लिबरल होप, मतलब आज़ादी की उम्मीद की जो है सब क्या है, सिंबल है कि दुनिया जो है कैसी होगी, अब लिबर्टी से भरी हुई होगी, आज़ादी से भरी हुई होगी। अच्छा, उनके पीछे अभी भी बहुत लंबी कतार है, उसके पीछे ऑस्ट्रिया है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगेरी है, रसिया है। मतलब फ्रेडरिक ने ये दिखाने की बात की है कि किस तरीके से दुनिया में भविष्य में बदलाव आएगा, और बदलाव ऐसा आएगा कि हर कोई उस बदलाव को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। यानी कि आज जिस तरीके से राज्य के रूप में जो तमाम जो है राजा लोग एग्जिस्ट करते हैं, कभी किसी का साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है, ये जो है दिक्कतें भविष्य में आने वाली नहीं है। लोग एक देश की तरह रहेंगे, लोग यूनाइटेड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर घुसेंगे नहीं। ये सारी बातें जो है फ्रेडरिक ने इमेजिन की, और कहीं ना कहीं आज बहुत हद तक ये बात सही भी है। आज हम देख सकते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर दूसरे देश, हालांकि जो है हमारे देश में कुछ होता रहता है, बेचारे जो है 2 खुन्नसी पड़ोसी हैं, एगो चाइना और एगो जो है पाकिस्तान, दूगो जो है कुछ ना कुछ खुरपेच लगाए रहते हैं, लेकिन फिर भी टेरिटरी एक एनेक्सेशन जैसी कोई व्यवस्था आज के समय में नहीं है ना। तो पहले तो लोग पता ही नहीं चलता था कि आज ये देश भारत में, अगले दिन किसी और जो है उसमें हो जाएगा, है ना। आज पता चला जो है, जैसे अशोक के टाइम में क्या हुआ करता था कि अरे हम उड़ीसा पे अटैक नहीं किए हैं का, चलो अटैक कर देते हैं। वो कलिंग पे अटैक कर दिए, लाखों लोग को मार दिए। तो उस समय मतलब राजा लोग सनकी हुआ करते थे, और वो कुछ भी करते थे, कोई भी काम किया करते थे। पर फ्रेडरिक ने इमेजिन किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है। लोग एक अच्छी खासी व्यवस्था के तहत चलेंगे, लोगों को बहुत सारी आज़ादी होगी, और जो है लिबर्टी होगी, और सारे के सारे दुनिया के देश एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ चलने वाले हैं। तो चलिए आगे हम भी बढ़ते हैं। अब ये लोग तो चलेंगे, हम भी आगे बढ़ते हैं। आखिर में देश क्या है उस समय, आज तो हम जानते हैं देश क्या है, पर उस समय देश की डिफिनीशन लोगों के दिमाग में क्या हुआ करती थी। तो कुछ लोग कहते थे नेशन इज फाउंड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। जैसे कि बेसिक आइडिया है कि देश कैसे बनता है, जब लोगों की लैंग्वेज कॉमन हो, लोग कॉमन रेस के हों, है ना, कॉमन रिलीजन हो,
कॉमन टेरिटरी हो। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है जब क्या नाम है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में लोग लड़ना शुरू किए तो यही सबसे खास बात भी आई थी, यही खास बात बन के आई। भाई कॉमन लैंग्वेज तो हमारी नहीं थी पर हमारे देश में कॉमन रिलीजन ज़रूर था, है ना, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर बना हमारे देश को इकट्ठा करने में, यूनाइट करने में। नहीं तो उसके पहले जो है 1947 के पहले या फिर जो है जब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात थी तो उस समय हम अपने आप को भारतीय नहीं समझते थे। कोई अपने आप को तमिलियन समझता था, कोई कोई कुछ समझता था, कोई मतलब जैसा भी हो, तमिलियन तमिलनाडु जैसी बात नहीं थी। जैसे उस समय तो क्या नाम है उससे अलग अलग जो है द्रविड़ प्रोविंस के नाम से जो है, और अवध प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, इस तरीके से नाम थे। तो अपने आप को लोग उसी से जोड़ के देखते थे, अपने आप को भारत के तौर पे जोड़ के नहीं देखते थे। ये तो भारत की शुरुआत हुई हमारे भी देश में जब तमाम तरीके के विचारक, तमाम तरीके के जो है फिलोसफर, थिंकर, उन लोगों ने अलग अलग तरीके की आइडियाज़ लोगों के सामने रखी और अंग्रेज़ों को भगाए जाने के लिए एक यूनिफिकेशन की बात की। फिर वो यूनिफिकेशन आज हमारा देश भारत कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात बहुत ही कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेशन बनाने के लिए। पर उसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिसे अर्नस्ट रेनन कहते हैं। अर्नस्ट रेनन नाम के एक व्यक्ति जो वो भी कहते फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। तो वो कहते नहीं, देश ऐसे नहीं होता है, अब खाली जो है भाषा एक हो जाए तो जो है देश एक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देश एक होने के लिए बहुत सारी अलग बातें होनी चाहिए। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स। एक देश क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे जो है, मतलब उनके जो तमाम जो इतिहास हैं, जो ग्लोरी है, उन सब का एक जो है कलेक्शन होता है एक तरीके से। कि हम अपने आप को अगर भारतीय हैं तो बहुत पुराने समय से अपने आप को जो है किस तरीके से हम जोड़ पाते हैं कि 5000 साल पहले कैसी व्यवस्था हुआ करती थी हमारे देश में, जो है वैदिक काल हुआ करता था। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं उससे उसको जोड़ के देखते हैं। सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, लोगों के जो है त्याग करने के तरीके, लोगों के जो है डिवोशन के तरीके, लोगों के जो है भगवान को पूजा करने के तरीके, वो हीरोइक पास्ट है ना। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर देश का अपना एक हीरो होता है। जैसे हमारे देश में भी है भाई, हमारे देश के हीरो क्या बहुत सारे हैं जो हमारे जो तमाम रिलीजियस टेक्स्ट बुक में है, चाहे वो सिख की रिलीजियस टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो हिंदुज़म की हो, चाहे वो मुस्लिमों की हो, सबके क्या है अपने हीरो रहे हैं, अपने ही जो है पास्ट में क्या रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि आइडियल रहे हैं, आज भी उनको आइडियल के तौर पे हम मानते हैं। तो एक हीरोइक पास्ट होता है, ग्रेट मैन, जिसमें बहुत महान लोग पैदा हों, बहुत ही महान लोग जन्म लें। जैसे अपने देश की बात करें, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने जन्म लिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। ग्लोरी है ना, जिसका अपना एक जो है बहुत ही बड़ा ग्लोरियस इतिहास रहा हो। दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। और ये कि सारी की सारी एक सामाजिक धन की तरीके हो, सोशल कैपिटल की तरीके से हो, जो कि लोग क्या करें कि अपने आप को गर्व महसूस करें कि हम इस देश के निवासी हैं, हमारे देश के लोग इतने वीर हैं, इतने महान हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। इन चीज़ों के ऊपर क्या करें, थोड़ा सा अपने आप को गर्व महसूस कर सके। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन पास्ट, सबकी एक जो है पास्ट की कॉमन ग्लोरी हो। जैसे अगर कोई जो है अपना झारखंड साइड में चला जाएगा तो वहाँ बिरसा मुंडा की जो है बहुत लोग पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि वो क्या थे, एक ट्राइबल लीडर थे, और जो है किस तरीके से अंग्रेज़ों की लड़ाई में जो है वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला, लोगों ने उनको गॉड फिगर भी बना दिया। पर वो एक्चुअली में क्या है, ग्लोरियस पास्ट है उनका। आज भी बिरसा मुंडा को क्यों लोग याद करते हैं कि वो एक जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उनके लिए जो जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जो जिस लड़ने के बारे में कभी हिम्मत उन्होंने नहीं जुटाई, उस हिम्मत को उसने इकट्ठा किया। तो नेशन के आइडिया के बारे में बात करते हैं कि नेशन कैसा होता है। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, जिसमें लोगों ने एक साथ बहुत सारे अच्छे काम किए हो। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और जिनकी और इच्छा हो कि हम भविष्य में और अच्छा करें। जैसे हम लोग अपनी इच्छा रखते हैं कि हम भारत को एक बहुत ही महान देश बनाएंगे, एक दिन और भारत महान बनेगा। तो ये क्या है, हमारी कॉमन विश है। दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल, और ये सारी की सारी क्या है, बहुत ही जरूरी कंडीशन है जिससे कि एक देश बनता है। अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइड। और इस तरीके से नेशन क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल पे बनी हुई एक जो है व्यवस्था है, और जहाँ पे उस व्यवस्था में क्या करते हैं लोग, डेली प्लेबिसाइड, मतलब प्लेबिसाइड का मतलब समझ लेते हैं, जब किसी भी खास डिसीजन के लिए जनता से उसकी राय मांगी जाए वोट के रूप में, तो इस व्यवस्था को प्लेबिसाइड कहते हैं ना। व्हेन people are
asked to vote for a particular cause and give their opinion in that cause. So that is known as what? That kind of व्यवस्था इज नोन एज व्हाट? प्लेबिसाइड. तो जहाँ पे लोगों को प्लेबिसाइड की आज़ादी हो, है ना. अ प्रोविंस इन इज इट्स इनहेबिटेंट्स, जहाँ पे लोग अपने एक राज्य में, अपने जो है अपने ज़िले में कुछ जहाँ पे रहते हो, इफ़ एनी वन हैज़ दी राइट टू बी कंसल्टेड, और अगर किसी से वहाँ पे कोई कंसल्टेशन, कोई राय लेनी हो, इट इज़ द इनहेबिटेंट, तो वो कौन होगा? जनता होगी. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देश क्या होगा कि उस देश में अगर शासक वर्ग किसी से राय लेना चाहता है तो राय सिर्फ किससे ले सकता है? जनता से ले सकता है, क्योंकि जनता के लिए ही काम करना है, तो राय भी जनता की ही चलनी चाहिए. अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी देश के जो है, जो एक नेशन होगा, एक जो है देश होगा, उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की टेरिटरी में घुस जाएं और उसकी टेरिटरी को एनेक्स कर लें, अपने अधिकार में कर लें, उसकी बिना इच्छा के, जैसा कि आज नहीं होता है. आज कोई भी देश ऐसा नहीं करता है ना. तो ये जो है फ्रेडरिक सोरू ने उसी समय जो है इमेजिन किया था, और अर्न्स्ट रेनन ने लिखा था कि देश ऐसा होना चाहिए. और आज कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है एकदम पूरी तरीके से सही हैं, और पूरी तरीके से लोगों ने जो है उसको फॉलो भी किया है. हाउ नेशन स्टेट्स वर फॉर्म्ड. आखिर में नेशन स्टेट्स कैसे बने? तो जैसे हम अगर भारत की बात करें तो हमारा देश भारत कैसे बना? जब क्या नाम है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, तो हमारे जो है गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करते थे. जब पूरे देश में भ्रमण करते थे तो लोगों में एक उम्मीद जगती थी कि कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ने के लिए आ रहा है, भले ही वो जो है उसको उनको जानते नहीं थे. मुझे एक कहानी है याद आती है कि राजेंद्र शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, चंपारण की कहानी है, जो गांधी जी के पीछे पीछे कई महीनों तक घूमते रहे, गांधी जी से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी जो है देखिए कि क्या जो है परेशानी है, हमारी परेशानियाँ भी दूर करिए. हालांकि गांधी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं थी, पर लोगों को उम्मीद थी कि वो जो है उनको ये जो अंग्रेजी दुशासन है, वो जो दुर्व्यवस्था है, उससे उनको क्या करेंगे? छुटकारा दिलाएंगे. और फिर गांधी जी भी, भाई कोई जादू की छड़ी थी तो नहीं उनके हाथ में, पर उन्होंने कहा कि चलो लड़ाई करके, कोशिश करके तो देखते हैं. और चंपारण पहुंच गए, और चंपारण में उन्होंने जो कुछ भी किया, आज वो इतिहास हो गया, और आज भी लोग उसे याद करते हैं. चंपारण जो है एक तरीके से एक कह सकते हैं कि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत थी वो. ठीक है, अंग्रेज़ों को पहली बार जो है मात अगर किसी ने दी थी तो हमारे गांधी जी थे. तो नेशन क्या है? जहाँ पे अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. मतलब जहाँ पे ना तो खाली जो है जनता और ना ही खाली राजा लोग, बल्कि सब लोग एक साथ, सबकी कॉमन आइडेंटिटी हो. जैसे हमारे देश में सबकी कॉमन आइडेंटिटी क्या है? इंडियन. हम सब क्या है? इंडियन है. एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. और सबकी क्या हो? एक जो है हिस्ट्री भी क्या हो? शेयर्ड हो. अपना एक डिसेंट हो कि हम इस समाज से हैं, हम इससे हैं, हम इससे हैं. हमें अपनी हिस्ट्री जो है लगभग एक जैसी लगती हो. दिस कॉमननेस वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल. और ये जो कॉमननेस है, ये ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद आई है. थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स, जो कि तमाम हमारे नेता लोग जो है उसके लिए लड़े हैं, एंड कॉमन पीपल, और जनता दोनों ने मिलकर एक साथ लड़े. तो कहीं ना कहीं हम आज देख सकते हैं कि किस तरीके से हम आज जो भारत देखते हैं, वो भारत हमको ऐसे ही नहीं मिला है, बड़ी लड़ाइयों के बाद मिला है. तो ये तो था जो है मतलब नेशन बनने का एक प्रोसेस. उस समय नेशन था ही नहीं, पर नेशन बना कैसे? एक स्ट्रगल के जरिए, एक कॉमन आइडेंटिटी के जरिए, एक कॉमन जो है एक्शन के जरिए, और जो है लोगों की अपनी एक जो है कॉमन पास्ट, कॉमन डिसेंसी के जरिए देश हमारा डेवलप हुआ. कोई भी देश बनता है. अब आ जाते हैं आखिर में, ये सब आइडिया आखिर में लोगों को दिमाग में आए कैसे? फ्रेडरिक सोरू के भी दिमाग में ये सब कहाँ से पहुँचा? तो इन सब की शुरुआत आप सबको पता है कि पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो चुका था. 1789, 14 जुलाई याद करिए. सब लोगों को जो है याद होगा कि किस तरीके से बास्तील पे जनता जो है अटैक कर देती है, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से बवाल होना शुरू होता है. नेशनल असेंबली बन जाती है. नेशनल असेंबली क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है. किंग को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में ले आती है. और बाद में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और सबसे खास बात ये होती है कि लोगों को लिबर्टी, आज़ादी जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, है ना, उसको महसूस करने को मिलता है. सबसे बड़ी बात तो यही होती है. और वहीं से शुरुआत होती है. एक कहावत भी थी फ्रांस में, इफ़ फ्रांस स्नीजेस देन
क्या ना, होल यूरोप कैचेस दी फ्लू। मतलब ये हो गया कि अगर फ्रांस को छींक भी आ जाती तो पूरे जो है यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो ये सच भी था कि फ्रांस में जो कुछ भी होता था वो पूरा यूरोप तुरंत जो है फॉलो करना शुरू कर देता था। और वो जो पेंटिंग आपने देखी 1848 की फ्रेडरिक सोरू का जो है यूटोपिया देखी है आपने, द फर्स्ट प्रिंट देखी है, वो पेंटिंग कहीं ना कहीं उसी चीज़ से प्रभावित थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें करते हैं, क्या क्या आइडियाज अपने उसने देखे थे। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। उस रेवोल्यूशन में कहा गया कि ये जनता है जो कि क्या करेगी, अपना जो है देश बनाएगी और अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगी। है, राजा लोग कोई नहीं है, कोई दूसरा हमारे भाग्य का निर्माण करने वाला नहीं है, हम खुद अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। द आइडियाज़ ऑफ ले पैट्री मतलब फादरलैंड, उसमें ये भी है कि ये हमारी जो है फादरलैंड है, जैसे हम लोग इंडिया को मदरलैंड कहते हैं, वैसे वहाँ पे क्या थी, एक जो है एक आइडिया ऑफ फादरलैंड जो है लोगों के अंदर उमड़ने लगा, घूमने लगा। ले सितुएन, और हम लोग क्या हैं, उसके जो है बेटे हैं, पुत्र हैं, है ना, बच्चे हैं, द सिटीजन है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सबसे खास बात ये हो गई कि अब लोगों को जाति धर्म की व्यवस्था से एकदम अलग क्या महसूस हो रहा था कि हम सब एक हैं। भारतीयता, जैसे हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में धर्म हमारा कुछ और ना हो, बल्कि क्या हो, भारतीयता हो, इंडियन हो, है ना। तो ये एक कॉमन आइडेंटिटी जो है लोगों के अंदर धीरे धीरे पैदा होना शुरू की। हर चीज़ से पहले उनके लिए क्या हो गया, देश आने लगा। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग दी ट्राई कलर टू रिप्लेस दी फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। यहाँ तक कि भाई जनता को थोड़ा सा उम्मीद जगी, इसके लिए क्या किया, राजा का झंडा भी बदल लिया गया, है ना, एक नया तिरंगा झंडा जो है वहाँ पे बनाया गया, ट्राई कलर बनाया गया। और फिर द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड दी नेशनल असेंबली। और जो पहले जो स्टेट जनरल हुआ करता था, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग आया करते थे, अब वो स्टेट जनरल को क्या कर दिया गया, अब वहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स चुने जाने लगे। एक्टिव सिटीजन मतलब जो लोग पैसा कमाते थे, टैक्स वैक्स पे करते थे, उन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। और फिर उस असेंबली को नाम करके जो है स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। न्यू हाइम्स उन कंपोर्ट, बढ़िया नए नए गाने लिखे गए, देशभक्ति के गाने लिखे गए ना, देश रंगीला रंगीला कुछ ऐसा टाइप का। ओथ्स टेकन, है ना, लोग जो है तमाम शपथ लेते थे कि हम ऐसा करेंगे, अपने देश को झुकने नहीं देंगे। एंड मार्टीज कमेमोरेटेड, और तमाम लोग जो देश के लिए कुर्बान हो गए उनको जो है याद करते थे, हमारे वीर महान ऐसे व्यक्ति हैं, ऑल इन दी नेम ऑफ नेशन। और सब कुछ क्या हो रहा था, एक देश के नाम पे हो रहा था। अब जो है ये एक जो आइडिया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडिया था, फ्रांस का जो आइडिया था, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप ने सीख लिया। कहीं ना कहीं फ्रेंच लोगों ने भी जो है सोचा, इस चीज़ की काफ़ी जो है कोशिश की कि अपना आइडिया पूरे यूरोप में फैलाए भी, उन्होंने स्प्रेड करने की भी इसकी शुरुआत की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। फ्रांस में भाई एक सबसे बड़ी व्यवस्था क्या की गई कि फ्रांस की टेरिटरी में, सीमा के अंदर जितने भी नागरिक हैं सबके लिए क्या होगा, एक ही कानून होगा, अब अलग अलग कानून लोगों के लिए नहीं होगा। एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज़, और तमाम जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो टैक्स वगैरह लगते थे, वो सब हटा दिए गए। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लगा दिया गया। अब ये नहीं कि कहना है जो है बनारस में कुछ और मेजरमेंट सिस्टम चल रहा है, लखनऊ में कुछ और मेजरमेंट सिस्टम चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब जो है सब क्या हो गया, सबका एक जगह एक वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम हो गया। डिस्करेजमेंट ऑफ रीजनल डायलेक्ट, और क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने को डिस्करेज किया गया कि अब प्रमोशन ऑफ फ्रेंच, लोगों को फ्रेंच बोलने को प्रमोट किया, जैसे हमारे देश में प्रमोट किया जाए। जैसे हमारे देश की भाई ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, पर हालांकि हमारे देश की जो है स्थिति कुछ अलग है। हमारे देश में और भी अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, और भाषा से हर किसी को बहुत प्रेम होता है, तो शायद हम कोई एक खास भाषा को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मिशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज टू लिबरेट ऑल द पीपल ऑफ यूरोप, और जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, जो ये नई आइडियाज़ लेके आने वाले लोग थे, इन लोगों का एक और मिशन भी था कि पूरे यूरोप के लोगों को हम लोग आज़ादी दिलाएंगे। हम तो खुद आज़ाद हो ही गए हैं, पूरे यूरोप को भी आज़ादी दिलाएंगे। जैकबिन क्लब्स बिगैन सेटअप इन होल यूरोप, पूरे यूरोप में जैकबिन क्लब बनने लगे, बिल्कुल फ्रांस की तर्ज पे। फ्रेंच आर्मी इज मूव्ड इन टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली विद देयर आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ तक कि फ्रांस की आर्मी जो है जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली इन सब देशों में जो है घुसती है, तो वो अपने साथ साथ एक ख़ास बात भी लेके जाती है। वो
अपने साथ साथ नेशनलिज्म वाला आइडिया भी उनके यहाँ स्प्रेड कर देता है, क्योंकि जब वो उनके अंडर में आते हैं तो वही सारे लॉ, वही सारी चीज़ें उनके यहाँ भी जो है चलना शुरू हो जाती हैं और लोग सीख जाते हैं कि नहीं फ्रांस में ऐसा हो रहा है। और फिर जब उनको फ्रांस से छुटकारा मिलता है तो वो लोग भी अपना जो है एक देश बनाने में जुट जाते हैं। ये देख लेते हैं हम लोग, जो है एक छोटा सा मैप है कि किस तरीके से जो है ये फ्रांस है हमारा, और इस किस तरीके से फ्रांस से सारे के सारे देश जो है जुड़े हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, ये हो गया अपना क्या नाम है, इटली को उस समय जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहा जाता था, है ना। वहाँ पे दो एक्चुअली में एक ये पेनिनजुलर वाला हिस्सा है, इसे नेपल्स कहते थे और इसे सिसिली कहते थे। और ये एक्चुअली में सिसिली क्या है, आइलैंड है वहाँ का, इटली का एक आइलैंड है, जहाँ पे एटना नाम का ज्वालामुखी भी है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, एटना ज्वालामुखी वोल्केनो। तो क्या नाम है, इटली भी हो गया। किस तरीके से जो है फ्रांस का जो प्रभाव था वो पूरे यूरोप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत तेज़ी से फैला, और फ्रांस की बातें जो है लोगों ने एक्सेप्ट की, और किस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप एक नेशन स्टेट बनने के जो है रास्ते पे चल पड़ा। और फ्रेडरिक सोरो की जो आइडिया थे, जो उनकी पेंटिंग थी, वो भी कहीं ना कहीं सच होती नज़र आई। तो ये तो था पहला पार्ट, हम लोग अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई में डीजी।